राइबोसोम 70 टाइप का इसमें पाया जाता है। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है। म्यूकोपेप्टाइड भी जब उसमें प्रोटीन जुड़ जाता है तो उसे म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है। ये सभी जगह पाए जाते हैं। जल, थल, वायु एवं आवासीय स्थानों में सभी में ये पाए जाते हैं। जल, थल, वायु और सभी आवासीय स्थानों में ये पाए जाते हैं। इनमें पोषण का जो टाइप है, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनमें पोषण सहजीवी, परजीवी, स्वपोषी व मृतोपजीवी सभी प्रकार का पाया जाता है। फिर इनमें अगला इनका लक्षण है, ये जनन कैसे करते हैं। तो इनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। सामान्यतः इनमें अलैंगिक जनन ही होता है, किंतु किसी किसी बैक्टीरिया में, किसी किसी जीवाणु में लैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन या संयुग्मन। अलैंगिक जनन ही अधिकतर होता है, कुछ में लैंगिक जनन भी होता है, जिसका दो टाइप ही है, या तो आनुवांशिक पुनर्योजन या फिर संयुग्मन। किसी किसी मामले में ये रूपांतरण भी करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। वो कैसे करते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, किंतु वो रूपांतरण है, रूपांतरण में उसका टाइप बदल जाता है, उसे हम प्रजनन ज्यादातर नहीं कह सकते। तो ये तो थी जीवाणु की सामान्य विशेषताएं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जीवाणुओं के बारे में पता किसने लगाया। सबसे पहले किसने पता लगाया, तो जीवाणु के बारे में सबसे पहले पता लगाया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में पता लगाया। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके बारे में पता लगाया, इनकी कार्यकी के बारे में, इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, जिसमें लुई पाश्चर थे। उन्होंने पाश्चुरीकरण किया कि जीवाणु कैसे नष्ट होते हैं, किन परिस्थितियों में नष्ट नहीं होते। रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में खोज की। रॉबर्ट कोच को भी आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विभिन्न वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज में लगे रहे और खोज के बाद में उन्होंने बताया कि और बहुत सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बताया कि जीवाणुओं का आकार कैसा होता है, जीवाणु किस किस आकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आकार है वो है इसका कोकस। जैसे कि कोई बोलेगा कि कोकस आकार, तो उससे हमें समझ में आना चाहिए गोलाकार।
कोकस यानी गोलाकार। कोई भी बैक्टीरिया का नाम जैसे बोलेंगे स्टेफिलोकोकस, यदि कोकस आया है मतलब उसका जो आकार है वो कैसा है, गोल है। दूसरे आकार होता है इनका बेसिलस। बेसिलस यानी जैसे ही लैक्टोबैसिलस अपन जीवाणु का नाम बोलते हैं तो लैक्टोबैसिलस, बेसिलस नाम आया मतलब इसका आकार कैसा होगा, छड़ के आकार का होगा। इसका आकार कैसा होगा, छड़ के आकार का होगा। फिर विब्रियो कॉमा आकार, यदि कॉमा आकार का है तो उसे कहा जाता है, उस आकार का नाम है विब्रियो। और इसमें जो जीवाणु होता है उसका आकार कैसा होता है, कॉमा के आकार का होता है। इसका उदाहरण है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी कॉलरा वाला रोग उत्पन्न करता है, कॉलरा जानते हैं आप, हैजा रोग उत्पन्न करता है, तो उसका आकार कैसा होता है, ये कॉमा के आकार का होता है। इसके अलावा जो पाए जाते हैं वो है सर्पिलाकार या कुंडलित। ये सर्पिलाकार आप समझ सकते हैं, जिनमें लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, लहर के समान ये पाए जाते हैं। सर्पिलाकार बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइरोकीट आकार के भी पाए जाते हैं। ये भी सर्पिलाकार होते हैं लेकिन इनकी कोशिका जो होती है वो लचीली होती है। पांचवा स्पाइरोकीट, ये भी सर्पिलाकार ही होते हैं लेकिन लचीली इनकी कोशिका, दृढ़ कोशिका होती है इनकी, और इनकी कैसी होती है, लचीली होती है, लचीली और सर्पिलाकार। तो ये जीवाणु के आकार हैं। जीवाणु किस किस आकार में पाए जाते हैं, कोकस, यदि लिखा रहता है कोकस, जो गोलाकार जीवाणु होंगे उनको क्या बोला जाएगा, कोकस। जो छड़ के आकार के होंगे उनको क्या बोला जाएगा, देखिए यदि इस आकार के हैं तो कोकस, यदि छड़ के आकार के हैं इस तरह से तो उसे क्या बोला जाएगा, बेसिलस, और यदि वो कॉमा के आकार के हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, विब्रियो। यदि वो सर्पिलाकार आकार के हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्पिलाकार। और यदि वो सर्पिलाकार तो है लेकिन बहुत ही लचीले हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्पाइरोकीट। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे हम देखते हैं कि जीवाणु चलते हैं या फिर वो किसी स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि कुछ वैज्ञानिक चल होते हैं और कुछ जीवाणु चल होते हैं और कुछ जीवाणु अचल होते हैं। अब यदि जीवाणु अचल है तो उसको प्रचलन अंगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जीवाणु चलता है तो कैसे चलता है, कौन सा उसका ऐसा अंग है जिसके कारण वो प्रचलन करता है, देखते हैं यहाँ पर। तो जीवाणुओं में प्रचलन के लिए कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका या फ्लैजिला पाई जाती है। अब जो चलते होंगे उनमें फ्लैजिला होगा और जो नहीं चलते होंगे उनमें फ्लैजिला नहीं होगा, है ना। अब जो चलते हैं उनमें फ्लैजिला है, जो नहीं चलते उनमें फ्लैजिला नहीं है। तो किस तरह से होता है, मान लीजिए ये जीवाणु है, इस जीवाणु में यहाँ पर प्रचलन करता है एक फ्लैजिला है, ओनली वन फ्लैजिला, तो इसे कहा जाएगा मोनोट्राइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा, मोनोट्राइकस जीवाणु। यदि किसी जीवाणु में दोनों तरफ फ्लैजिला है, दोनों तरफ फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला दोनों तरफ है तो इसे कहा जाएगा एम्फी
टाइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा? एम्फीटाइकस। कब? जब दोनों तरफ फ्लैजिला हो। और यदि किसी जीवाणु में एक तरफ या दोनों तरफ, एक तरफ या दोनों तरफ गुच्छे में फ्लैजिला पाई जाएगी तो इसे कहा जाएगा लोफोटाइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा? लोफोटाइकस जीवाणु। और यदि किसी जीवाणु के पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा पेरीटाइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा? पेरीटाइकस जीवाणु। ये आप समझ गए होंगे। जीवाणु में प्रजनन के लिए कशाभिका या फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला की संख्या कितनी है? दोनों तरफ है, एक तरफ है, उस आधार पर भी जीवाणु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मोनोटाइकस जीवाणु जिसमें केवल एक तरफ एक फ्लैजिला हो। एम्फीटाइकस जीवाणु जिसमें दोनों तरफ फ्लैजिला हो। लोफोटाइकस जीवाणु जिसमें दोनों तरफ गुच्छे में फ्लैजिला हो। पेरीटाइकस जीवाणु जिसमें पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाए तो उन्हें कहा जाता है पेरीटाइकस जीवाणु। ये हमने थोड़ा सा देखा जीवाणुओं के आकार के बारे में और जीवाणुओं के प्रचलन के बारे में। ये हमने क्या पढ़ा? जीवाणुओं में प्रचलन कैसा होता है। इतना समझ गया? अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जीवाणु का जो आकार है ये तो देख लिया हमने। अब देखिए क्या होता है, कुछ जीवाणु अकेले रहते हैं, सिंगल। कुछ जीवाणु दो मिलकर रहते हैं, वो हमेशा डबल एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो ऐसे रहते हैं। कुछ जीवाणुओं में 4 या 8 इकट्ठे रहते हैं, कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कुछ श्रृंखला बनाकर रहते हैं और कुछ जो है वो 64 के गुच्छे में रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। उस आधार पर कि वो सिंगल रहते हैं या डबल रहते हैं या श्रृंखला बनाकर रहते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उस आधार पर भी जीवाणु को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब इसमें अपन देखें जिस आधार पर बांटा गया है वो सिंगल रहते हैं या अलग अलग रहते हैं या फिर वो श्रृंखला बनाकर रहते हैं, उस आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। यदि वो सिंगल रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है माइक्रोकोकाई। यानी यदि कोकस जीवाणु यानी कौन सा जीवाणु? गोलाकार जीवाणु। गोलाकार जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? कोकस। अब यदि कोकस जीवाणु सिंगल रहता है तो उसे कहा जाता है माइक्रोकोकाई। यानी ये सिंगल रहता है, गोलाकार है और सिंगल रहता है। यदि दो जीवाणु मिलकर रहते हैं तो वो जो दो जीवाणु हैं उन्हें कहते हैं, दो जीवाणु मिलकर रहते हैं तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाई। यानी दो जीवाणु एक साथ रहते हैं। यदि लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं, यानी इस तरह से कई जीवाणु लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टेफिलोकोकाई। किस तरह से रहते हैं? लंबी श्रृंखला बनाकर। अब यदि ये स्टेफिलोकोकाई जो है ये लंबी श्रृंखला में तो है, किंतु यदि ये घनाकार आकृति में हो, यदि ये 64 मिलकर रहे, 64, तो उन्हें कहा जाता है सारसीनी। घनाकार का अर्थ आप समझते हैं, जैसे बर्फ का क्यूब होता है, ऐसे ही अपनी आकृति बनाकर यदि रहते हैं और इसके अंदर 64 जीवाणु रहते हैं,
कितने जीवाणु रहते हैं? 64। तो उसे हम क्या कहते हैं? सारसिनी। क्या कहते हैं उनको? सारसिनी। और यदि अनियमित समूहों के गुस्से में रहते हैं, अनियमित समूहों के गुच्छे में रहते हैं। अनियमित समूह, अनियमित का अर्थ क्या होगा? अनियमित समूह यानी कि किसी में कोई समूह में 4 है, किसी में 16 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो फिर इन्हें कहा जाता है स्टाइफिलोकोकस। स्टाइफिलोकोकस। उनके समूहों को समय क्या कहा जाता है? स्टाइफिलोकोकाई या स्टाइफिलोकोकस कहा जाता है। पहला क्या पढ़ा हमने? माइक्रोकोकाई जब सिंगल रहता है, डिप्लोकोकाई जब 2 जीवाणु साथ में रहते हैं, स्टेफिलोकोकाई जब लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं, जब 64 जीवाणु घनाकार आकृति बनाकर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सारसिनी। और यदि ये अनियमित समूहों में रहते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टाइफिलोकोकाई। और यदि ये 4 मिलकर रहते हैं, केवल 4 जीवाणु मिलकर रहते हैं, 4 जीवाणु जब मिलकर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है टेट्राड। क्या कहा जाता है? टेट्राड कहा जाता है। इतना आप समझ गए? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणु की खोज किसने की, फिर हमने पढ़ा कि जीवाणु के जो खोज करने वाले थे उन्होंने इनके बारे में क्या क्या पता लगाया। तो उन्होंने पता लगाया कि इनके आकार अलग अलग होते हैं। तो आकार कौन कौन से होते हैं? कोकस यानी गोलाकार, बेसिलस यानी छड़ाकार, विब्रियो कौमा आकार का होगा तो विब्रियो कहा जाएगा। यदि दृढ़ और लहरदार है, स्पाइरल है तो सर्पिलाकार, लचीला सर्पिलाकार है तो उसे क्या कहा जाएगा? स्पाइरल। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जीवाणु में प्रजनन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। ये जो फ्लैजिला है यदि वो नहीं है, मान लो यदि किसी जीवाणु में नहीं है तो उसे बोलेंगे एट्राइकस। यदि एक सिंगल है तो उसे बोलेंगे मोनोट्राइकस। यदि दोनों सिरों पर है तो उसे बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और यदि दोनों सिरों पर गुच्छे में है या एक सिरे पर गुच्छे में है तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यदि उसके पूरे शरीर पर, जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इसके पूरे शरीर पर यहाँ पूरे में, यहाँ पर पूरे में फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाएगा पेरीट्राइकस। देखिए पेरीट्राइकस क्यों बोला है? क्योंकि पेरीफेरी किसको बोलते हैं? परिधि। अब ये पूरा शरीर जो इसका है, इसके पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि। तो पूरी परिधि पर ये पाए जाते हैं यदि फ्लैजिला तो उसे क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि किसी जीवाणु का आकार गोल है और वो किस तरह से रहता है, सिंगल रहता है, डबल रहता है, 64 रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, उस आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, उनको बोला जाता है। तो यदि कोई गोलाकार जीवाणु सिंगल रहता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोकोकाई, डबल रहता है तो डिप्लोकोकाई, लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो स्टेफोकोकाई, और यदि वो 64 जीवाणु घन की आकृति, क्यूब की आकृति बनाकर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सारसिनी। यदि वो अनियमित समूह में रहते हैं तो उन्हें कहते हैं स्टाइफिलोकोकस। और यदि 4 जीवाणु ग्रुप बनाकर रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टेट्रा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए ऐसे ही यदि छड़ के आकार का बैक्टीरिया यदि वो सिंगल रहता है तो क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोबैसिलस। यदि वो 2 छड़ के आकार के बैक्टीरिया मिलकर रहते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिप्लोबैसिलस। क्या बोलेंगे उसको? डिप्लोबैसिलाई। और यदि वो लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेप्टो। देखिए जैसे लंबी श्रृंखला बनाना था, गोल था, तो क्या बोल रहे थे, तो अभी हम क्या बोलेंगे? स्टेप्टोबैसिलस। चलिए मैं इसको भी एक बार लिखकर आपको बता देती हूँ। ये गोलाकार का हो गया, हमने गोलाकार हटा दिया। चलिए ये बैसिलस है। कैसा है ये? बैसिलस। बैसिलस का मीनिंग क्या होता है? किसी भी जीवाणु के नाम में यदि बैसिलस लगा है
मतलब उसका आकार कैसे आकार का होता है, छड़ के आकार का होता है। यदि ये सिंगल रहता है, अकेला रहता है बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो बेसिलाई। माइक्रो बेसिलाई जब कैसा रहता है, ये सिंगल रहता है। और यदि ये डबल रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो भी बोल सकते हैं और मोनो बेसिलाई भी बोल सकते हैं। और यदि ये डबल रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे इधर बोल रहे थे डिप्लोकोकस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्लो बेसिलाई। क्या बोलेंगे हम इसको, डिप्लो बेसिलाई। देखिए इससे बेसिलाई से पता लग रहा है छड़ आकार का, माइक्रो यानी सिंगल, डिप्लो यानी डबल, यानी दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर रहते हैं। अब यदि ये लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं, जो लंबी श्रृंखला बनाकर गोलाकार रहते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो वैसे ही छड़ आकार के यदि लंबी श्रृंखला बनाकर रहेंगे तो उन्हें कहा जाएगा स्ट्रेप्टो बेसिलाई। क्या कहा जाएगा, स्ट्रेप्टो बेसिलाई। क्या कहा जाएगा, स्ट्रेप्टो बेसिलाई। तो ये वाले जो है ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं इस तरह से, बाकी जो है वो ज्यादातर कॉलोनियां बनाकर नहीं रहते। अब ये स्ट्रेप्टो बेसिलाई कैसा दिखेगा हमें देखने पर, ऐसा बहुत सारे छड़ आकार के बैक्टीरिया इस तरह से इसमें जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया के आकार के बारे में, प्रजनन के बारे में, समानांतर के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि छड़ के आकार का बैक्टीरिया है और वो सिंगल रहता है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबेसिलाई, डबल रहता है तो डिप्लोबेसिलाई, लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ये था बैक्टीरिया के बारे में सामान्य जानकारी। आगे उसकी रचना, उसके प्रजनन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके लिए कुछ प्रश्न जो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, जीवाणु में प्रचलन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं। ऐसा जीवाणु जिसकी पूरी परिधि में कशाभिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। फिर गोलाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है। यदि कोई छड़ के आकार का जीवाणु लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। इनके उत्तर आप ये YouTube चैनल खोलकर उसके कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जीवाणु की संरचना और उसके पोषण के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। राइबोसोम 70 टाइप का इसमें पाया जाता है। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है। म्यूकोपेप्टाइड भी जब उसमें प्रोटीन जुड़ जाता है तो उसे म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है। ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल, थल, वायु एवं आवासीय स्थानों में, सभी में ये पाए जाते हैं। जल, थल, वायु और सभी आवासीय स्थानों में ये पाए जाते हैं। इनमें पोषण का जो टाइप है, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनमें पोषण सहजीवी
परजीवी, स्वपोषी व मृतोपजीवी सभी प्रकार का पाया जाता है। फिर इनमें अगला इनका लक्षण है, ये जनन कैसे करते हैं। तो इनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। सामान्यतः इनमें अलैंगिक जनन ही होता है, किंतु किसी किसी बैक्टीरिया में, किसी किसी जीवाणु में लैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन या संयुग्मन। अलैंगिक जनन ही अधिकतर होता है, कुछ में लैंगिक जनन भी होता है, जिसका दो टाइप ही है, या तो आनुवांशिक पुनर्योजन या फिर संयुग्मन। किसी किसी मामले में ये रूपांतरण भी करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। वो कैसे करते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, किंतु वो रूपांतरण है, रूपांतरण में उसका टाइप बदल जाता है, उसे हम प्रजनन ज्यादातर नहीं कह सकते। तो ये तो थी जीवाणु की सामान्य विशेषताएं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जीवाणुओं के बारे में पता किसने लगाया, सबसे पहले किसने पता लगाया। तो जीवाणु के बारे में सबसे पहले पता लगाया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में पता लगाया। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके बारे में पता लगाया, इनकी कार्यकी के बारे में, इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, जिसमें लुई पाश्चर थे। उन्होंने पाश्चुरीकरण किया कि जीवाणु कैसे नष्ट होते हैं, किन परिस्थितियों में नष्ट नहीं होते। रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में खोज की। रॉबर्ट कोच को भी आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विभिन्न वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज में लगे रहे और खोज के बाद में उन्होंने बताया कि और बहुत सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बताया कि जीवाणुओं का आकार कैसा होता है, जीवाणु किस किस आकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आकार है वो है इसका कोकस। जैसे कि कोई बोलेगा कि कोकस आकार, तो उससे हमें समझ में आना चाहिए गोलाकार। कोकस है गोलाकार। कोई भी बैक्टीरिया का नाम जिसे बोलेंगे स्टेफिलोकोकस, यदि कोकस आया है मतलब उसका जो आकार है वो कैसा है, गोल है। दूसरे आकार होता है इनका बेसिलस। बेसिलस यानी जैसे ही लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम बोलते हैं, तो लैक्टोबैसिलस, बेसिलस नाम आया मतलब इसका आकार कैसा होगा, छड़ के आकार का होगा। इसका आकार कैसा होगा, छड़ के आकार का होगा। फिर विब्रियो, कॉमा आकार। यदि कॉमा आकार का है तो उसे कहा जाता है, उस आकार का नाम है विब्रियो। और इसमें जो जीवाणु होता है उसका आकार कैसा होता है, कॉमा के आकार का होता है। इसका उदाहरण है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी कॉलरा वाला रोग उत्पन्न करता है, कॉलरा जानते हैं आप, हैजा रोग उत्पन्न करता है। तो उसका आकार कैसा होता है, ये कॉमा के आकार का होता है। इसके अलावा जो पाए जाते हैं वो है सर्पिलाकार या कुंडलित। ये सर्पिलाकार आप समझ सकते हैं, जिनमें लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, लहर के समान ये पाए जाते हैं। सर्पिलाकार बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइरोकीट आकार के भी पाए जाते हैं। ये भी सर्पिलाकार होते हैं, लेकिन इनकी कोशिका जो होती है वो लचीली होती है। पांचवा स्पाइरोकीट।
ये भी सर्पिलाकार ही होते हैं, लेकिन लचीली इनकी कोशिका, ये दृढ़ कोशिका होती है इनकी, और इनकी कैसी होती है, लचीली होती है, लचीली और सर्पिलाकार। तो ये जीवाणु के आकार हैं। जीवाणु किस किस आकार में पाए जाते हैं, कोकस, यदि लिखा जाता है कोकस, जो गोलाकार जीवाणु होंगे उनको क्या बोला जाएगा, कोकस। जो छड़ के आकार के होंगे उनको क्या बोला जाएगा, देखिए यदि इस आकार के हैं तो कोकस, यदि छड़ के आकार के हैं इस तरह से तो उसे क्या बोला जाएगा, बैसिलस, और यदि वो कॉमा के आकार के हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, विब्रियो। यदि वो सर्पिलाकार आकार के हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्पिलाकार, और यदि वो सर्पिलाकार तो है लेकिन बहुत ही लचीले हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्पाइरोकी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब आगे हम देखते हैं कि जीवाणु चलते हैं या फिर वो किसी स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि कुछ वैज्ञानिक चल होते हैं और कुछ जीवाणु चल होते हैं और कुछ जीवाणु अचल होते हैं। अब यदि जीवाणु अचल है तो उसको प्रचलन अंगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जीवाणु चलता है तो कैसे चलता है, कौन सा उसका ऐसा अंग है जिसके कारण वो प्रचलन करता है, देखते हैं यहाँ पर। तो जीवाणुओं में प्रचलन के लिए कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका या फ्लैजिला पाई जाती है। अब जो चलते होंगे उनमें फ्लैजिला होगा और जो नहीं चलते होंगे उनमें फ्लैजिला नहीं होगा, है ना। अब जो चलते हैं उनमें फ्लैजिला है, जो नहीं चलते उनमें फ्लैजिला नहीं है। तो किस तरह से होता है, मान लीजिए ये जीवाणु है, इस जीवाणु में यहाँ पर प्रचलन करता है एक फ्लैजिला, ओनली वन फ्लैजिला, तो इसे कहा जाएगा मोनोट्राइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा, मोनोट्राइकस जीवाणु। यदि किसी जीवाणु में दोनों तरफ फ्लैजिला है, दोनों तरफ फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला दोनों तरफ है तो इसे कहा जाएगा एम्फीट्राइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा, एम्फीट्राइकस। तब जब दोनों तरफ फ्लैजिला, और यदि किसी जीवाणु में एक तरफ या दोनों तरफ, एक तरफ या दोनों तरफ गुच्छे में फ्लैजिला पाई जाएगी तो इसे कहा जाएगा लोफोट्राइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा, लोफोट्राइकस जीवाणु। और यदि किसी जीवाणु के पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा पेरीट्राइकस जीवाणु। क्या कहा जाएगा, पेरीट्राइकस जीवाणु। याद समझ गए होंगे। जीवाणु में प्रचलन के लिए कशाभिका या फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला की संख्या कितनी है, दोनों तरफ है, एक तरफ है, उस आधार पर भी जीवाणु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मोनोट्राइकस जीवाणु जिसमें केवल एक तरफ एक फ्लैजिला हो। एम्फीट्राइकस जीवाणु जिसमें दोनों तरफ फ्लैजिला हो। लोफोट्राइकस जीवाणु जिसमें दोनों तरफ गुच्छे में फ्लैजिला हो। पेरीट्राइकस जीवाणु जिसमें पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाए तो उन्हें कहा जाता है पेरीट्राइकस जीवाणु। ये हमने थोड़ा सा देखा जीवाणुओं के आकार के बारे में और जीवाणुओं के प्रचलन के बारे में।
ये हमने क्या पढ़ा, जीवाणुओं में प्रचलन, जीवाणु में प्रचलन कैसा होता है, इतना समझ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जीवाणु का जो आकार है ये तो देख लिया हमने। अब देखिए क्या होता है, कुछ जीवाणु अकेले रहते हैं, सिंगल, कुछ जीवाणु दो मिलकर रहते हैं, वो हमेशा डबल एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो ऐसे रहते हैं। कुछ जीवाणुओं में 4 या 8 इकट्ठे रहते हैं, कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कुछ श्रृंखला बनाकर रहते हैं, और कुछ जो है वो 64 के गुच्छे में रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। उस आधार पर कि वो सिंगल रहते हैं या डबल रहते हैं या श्रृंखला बनाकर रहते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उस आधार पर भी जीवाणुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब इसमें अपन देखें किस आधार पर बांटा गया है, वो सिंगल रहते हैं या अलग अलग रहते हैं या फिर वो श्रृंखला बनाकर रहते हैं, उस आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। यदि वो सिंगल रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो कोकाई, माइक्रो कोकाई। यानी यदि कोकस जीवाणु, यदि कोकस जीवाणु यानी कौन सा जीवाणु, गोलाकार जीवाणु, गोलाकार जीवाणु, गोलाकार जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, कोकस। अब यदि कोकस जीवाणु सिंगल रहता है तो उसे कहा जाता है माइक्रो कोकाई, यानी ये सिंगल रहता है, गोलाकार है और सिंगल रहता है। यदि दो जीवाणु मिलकर रहते हैं, दो जीवाणु मिलकर रहते हैं तो वो जो दो जीवाणु हैं उन्हें कहते हैं, दो जीवाणु मिलकर रहते हैं तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाई, उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाई। यानी दो जीवाणु एक साथ रहते हैं। यदि ये लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं, यानी इस तरह से कई जीवाणु लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई किस तरह से रहते हैं, लंबी श्रृंखला बनाकर। अब यदि ये स्टेफिलोकोकाई जो है ये लंबी श्रृंखला में तो है, किंतु यदि ये घनाकार आकृति में हो, यदि ये 64 मिलकर रहे, 64, तो उन्हें कहा जाता है सारसीनी। घनाकार का अर्थ आप समझते हैं, जैसे बर्फ का क्यूब होता है, ऐसे ये अपनी आकृति बनाकर यदि रहते हैं और इसके अंदर 64 जीवाणु रहते हैं। कितने जीवाणु रहते हैं, 64, तो उसे हम क्या कहते हैं, सारसीनी। क्या कहते हैं उनको, सारसीनी। और यदि अनियमित समूहों के गुस्से में रहते हैं, अनियमित समूहों के गुच्छे में रहते हैं, अनियमित समूह। अनियमित का अर्थ क्या होगा, अनियमित समूह यानी कि किसी में कोई समूह में 4 है, किसी में 16 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो फिर इन्हें कहा जाता है स्टाइफिलोकोकस। स्टाइफिलोकोकस, उनके समूहों को उस समय क्या कहा जाता है, स्टाइफिलोकोकाई या स्टाइफिलोकोकस कहा जाता है। पहला क्या पढ़ा हमने, माइक्रोकोकाई जब सिंगल रहता है, डिप्लोकोकाई जब दो जीवाणु साथ में रहते हैं, स्टेफिलोकोकाई जब लंबी श्रृंखला बना के रहते हैं, जब 64 जीवाणु घनाकार आकृति बनाकर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सारसीनी। और यदि ये अनियमित समूहों में रहते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टाइफिलोकोकाई। और यदि ये 4 मिलकर रहते हैं, केवल 4 जीवाणु मिलकर रहते हैं, 4 जीवाणु जब मिलकर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है टेट्राड। क्या कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। इतना आप समझ गए। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जीवाणु के सामान्य लक्षण, जीवाणु की खोज किसने की। फिर हमने पढ़ा कि जीवाणु के जो
खोज करने वाले थे उन्होंने इनके बारे में क्या क्या पता लगाया, तो उन्होंने पता लगाया कि इनके आकार अलग अलग होते हैं। तो आकार कौन कौन से होते हैं? कोकस यानी गोलाकार, बेसिलस यानी छड़ विब्रियो कौमा आकार का होगा तो विब्रियो कहा जाएगा। यदि दृढ़ और लहरकार है, स्पाइरल है तो सर्पिलाकार, लचीला सर्पिलाकार है तो उसे क्या कहा जाएगा? स्पाइरोकीट। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जीवाणु में प्रजनन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। ये जो फ्लैजिला है यदि वो नहीं है, मान लो यदि किसी जीवाणु में नहीं है तो उसे बोलेंगे एट्राइकस, यदि एक सिंगल है तो उसे बोलेंगे मोनोट्राइकस, यदि दोनों सिरों पर है तो उसे बोलेंगे एम्फीट्राइकस, और यदि दोनों सिरों पर गुच्छे में है या एक सिरे पर गुच्छे में है तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यदि उसके पूरे शरीर पर, जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इसके पूरे शरीर पर यहाँ पूरे में, यहाँ पर पूरे में फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाएगा पेरीट्राइकस। देखिए पेरीट्राइकस क्यों बोला है? क्योंकि पेरीफेरी किसको बोलते हैं? परिधि। अब ये पूरा शरीर जो इसका है, इसके पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि। तो पूरी परिधि पर ये पाए जाते हैं यदि फ्लैजिला तो उसे क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि किसी जीवाणु का आकार गोल है और वो किस तरह से रहता है, सिंगल रहता है, डबल रहता है, 64 रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, उस आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, उनको बोला जाता है। तो यदि कोई गोलाकार जीवाणु सिंगल रहता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोकोकाई, डबल रहता है तो डिप्लोकोकाई, लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो स्टेप्टोकोकाई, और यदि वो 64 जीवाणु घन की आकृति क्यूब की आकृति बनाकर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सार्सिनी। यदि वो अनियमित समूह में रहते हैं तो उन्हें कहते हैं स्टाइफ्लोकोकस, और यदि 4 जीवाणु ग्रुप बनाकर रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टेट्रा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए ऐसे ही यदि छड़ के आकार का बैक्टीरिया यदि वो सिंगल रहता है तो क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोबैसिलस। यदि वो 2 छड़ के आकार के बैक्टीरिया मिलकर रहते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिप्लोबैसिलस। क्या बोलेंगे उसको? डिप्लोबैसिलाई। और यदि वो लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टो। देखिए जैसे लंबी श्रृंखला बनाना था, गोल था तो कोकाई बोल रहे थे, तो अभी हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। चलिए मैं इसको भी एक बार लिखकर आपको बता देती हूँ। ये गोलाकार का हो गया, हमने गोलाकार हटा दिया। चलिए ये बैसिलस है। कैसा है ये? बैसिलस। बैसिलस का मीनिंग क्या होता है? किसी भी जीवाणु के नाम में यदि बैसिलस लगा है मतलब उसका आकार कैसे आकार का होता है? छड़ के आकार का होता है। यदि ये सिंगल रहता है, अकेला रहता है बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोबैसिलाई। जब कैसा रहता है? ये सिंगल रहता है। और यदि ये डबल रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो भी बोल सकते हैं और मोनोबैसिलाई भी बोल सकते हैं। और यदि ये डबल रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे इधर बोल रहे थे डिप्लोकोकस, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्लोबैसिलाई। क्या बोलेंगे हम इसको? डिप्लोबैसिलाई। देखिए इससे बैसिलाई से पता लग रहा है छड़ आकार का, माइक्रो यानी सिंगल, डिप्लो यानी डबल, यानी 2 बैक्टीरिया आपस में मिलकर रहते हैं। अब यदि ये लंबी श्रृंखला बनाकर रहते हैं, जो लंबी श्रृंखला बनाकर गोलाकार रहते हैं उन्हें कहते हैं स्टेप्टोकोकाई। तो वैसे ही छड़ आकार के यदि लंबी श्रृंखला बनाकर रहेंगे तो उन्हें कहा जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलाई। क्या कहा जाएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। क्या कहा जाएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो ये वाले जो है ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं इस तरह से, बाकी जो है वो ज्यादातर कॉलोनियां बनाकर नहीं रहते। अब ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई कैसा दिखेगा हमें देखने पर? ऐसा बहुत सारे छड़ आकार के बैक्टीरिया इस तरह से इसमें जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया के आकार के बारे में, प्रजनन के बारे में, समानांतर के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए। यदि छड़ के आकार का
बैक्टीरिया है और वो सिंगल रहता है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबैसिलाई, डबल रहता है तो डिप्लोबैसिलाई, लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ये था बैक्टीरिया के बारे में सामान्य जानकारी। आगे उसकी रचना, उसके प्रजनन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके लिए कुछ प्रश्न जो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, जीवाणु में प्रचलन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं। ऐसा जीवाणु जिसकी पूरी परिधि में कशाभिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। फिर गोलाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है। यदि कोई छड़ के आकार का जीवाणु लंबी श्रृंखला बनाकर रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। इनके उत्तर आप ये YouTube चैनल खोलकर उसके कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जीवाणु की संरचना और उसके पोषण के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।